बच्चों कल हम पढ़ रहे थे रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र हम निकाल रहे थे, तो उसमें हमने यहाँ तक एक इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। उससे आगे हम आज करेंगे। तो इसमें पहले एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम काम लिखना आगे का डेरिवेशन चालू करेंगे। तो एक लाइन लिखो, यदि f यदि स्मॉल f अल्फा कणों के उस अंश को दर्शाता है जो प्रकीर्णन कोण थीटा या उससे अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं, उससे अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं। तो मतलब f क्या बताया, उस अंश को बताएगा। f बेसिकली वो रेशियो बताएगा। अभी आगे और नोट डाउन मत करना। देखो ये हमारी परिणिका थी, इस परिणिका के इस क्षेत्रफल पर क्या आ रहे हैं, अल्फा कण आ रहे हैं, ठीक है। इसके अल्फा कण आ रहे थे, इसमें से सारे के सारे तो ऐसे नहीं होंगे, कुछ सीधे भी चले जाते हैं, है ना, और कुछ अपने मार्ग पे वापस लौट जाते हैं। ऐसा हो रहा था हमारा एक्सपेरिमेंट पे रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में, है ना, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में ऐसा हो रहा था। तो अब इसके अंदर f हमने वो माना कि ये टोटल मान लो बहुत सारे कण आए, उनमें से कितने थीटा से अधिक से प्रकीर्णित हुए उनका मान f बताएगा। तो f बेसिकली क्या बताना है तुम्हारा, f बराबर लिखो थीटा या थीटा से अधिक कोण से अधिक कोण, तुम लिखो f बराबर थीटा या थीटा से अधिक कोण से प्रकीर्णित हुए अल्फा कणों की संख्या, प्रकीर्णित हुए अल्फा कणों की संख्या बटे इसके बटे में कुल आपतित अल्फा कणों की संख्या। क्या लिखोगे, बराबर थीटा या थीटा से अधिक कोण से प्रकीर्णित हुए अल्फा कणों की संख्या बटे कुल आपतित अल्फा कणों की संख्या, ठीक है। कुल आपतित अल्फा कणों की संख्या, उसको कहते हैं f, ठीक है। अब देखो इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, इसी को कैसे, हमने ये पाया था कि कोई परमाणु है जिसका न्यूक्लियस है, ये नोट डाउन मत करना, ये वाला चीज, जिसका कोई परमाणु है उससे अल्फा कण जाता है, यहां से जो दूरी b थी, है ना, इस b दूरी के अंदर जितने अल्फा कण आएंगे वो ही अल्फा कण किससे प्रकीर्णित होते थे, थीटा या थीटा से अधिक कोण से। तो इस परमाणु का, इस नाभिक के चारों ओर का एक क्षेत्र हमने निकाला था कल, जिसका मान आया था पाई b स्क्वायर। एक परमाणु का इतना आया था। और हम जानते हैं अगर एक परिणिका है, एक कोई, ये मान लो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, सामने से एक पेपर है तुम्हारे पास, जो चांदी का बरक होता है वो है, मान लो ये ऐसा, तो इसमें तो ढेर सारे परमाणु होंगे, है ना, ढेर सारे नाभिक होंगे, और अल्फा कण इसके ऊपर आ रहे हैं। एक नाभिक पाई b स्क्वायर करता है, तो ये सारे कितने करते हैं, ये टोटल इतना जो एरिया होगा, इतना एरिया इसका, इस परिणिका का इतना एरिया, देखो एक परमाणु का एरिया पाई b स्क्वायर, इसके चारों ओर का पाई b स्क्वायर, इसमें जो अल्फा कण आएंगे वो थीटा से अधिक, इसके चारों ओर भी क्षेत्र होगा पाई b स्क्वायर का, इसके चारों ओर भी, इसके चारों ओर भी, ऐसे पाई b स्क्वायर क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल हमने ये निकाला था, NTA
क्या है? कुल सिग्मा टी के ब्रैकेट में लिखो, सिग्मा टी ब्रैकेट में कुल प्रकीर्णन क्षेत्र बटे कुल क्षेत्रफल। देखो ऊपर क्या है हमारा? कुल प्रकीर्णन क्षेत्रफल, कुल प्रकीर्णन क्षेत्रफल, और नीचे क्या है? नीचे क्या है? कुल क्षेत्रफल, कुल प्रकीर्णन क्षेत्रफल और कुल F बराबर क्या है? सिग्मा टी बटे ए। सिग्मा टी क्या है? कुल प्रकीर्णन क्षेत्रफल, और ए क्या है? कुल क्षेत्रफल। देखो ये पर्णिका है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये तो इसका पूरा ए क्षेत्रफल हुआ, इसी पे अल्फा कण आके लग रहे हैं। और इसके अंदर जो परमाणु है, इसके अंदर जो परमाणु अभी बताया, उसके चारों ओर का, हर परमाणु के चारों ओर एक पाई बी स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा, जिसको हमने कुल प्रकीर्णन क्षेत्रफल कहा, है ना। इस ए क्षेत्रफल में से इसमें जो जाएंगे वो थीटा से अधिक से प्रकीर्णित होंगे, और उसके अंश को क्या बताता है? एफ माना है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो F बराबर हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर एन टी ए पाई बी स्क्वायर। मैंने क्या क्या सिग्मा टी की वैल्यू रख दी समीकरण 1 से, और नीचे ए है, तो ए से ए कट जाएगा, तो हमारा F बराबर क्या आ गया? एन टी पाई बी स्क्वायर। ये आ गया हमारा F। ठीक है, इतना नोट डाउन करो बच्चों। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब याद करो पिछले टॉपिक में हमने b का मान निकाला था, इस b का मान निकाला था, है ना। तो हम लिखेंगे, आगे लिखो, संगत प्राचल b, संगत प्राचल b व प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य के, प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य संबंध, संगत प्राचल b व प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य संबंध को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, के मध्य संबंध को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। इनके मध्य संबंध निकाला था, याद है क्या किसी को? पिछला क्या निकाला था हमने? कोट थीटा बाई 2 बराबर, मैंने बोला था ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। कोट थीटा बाई 2 याद है तो बोल के बताओ। जेड ई क्या था हमारा? कोट थीटा बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बी बटे जेड ई स्क्वायर। ये निकाला था क्या हमने? देखो अपनी नोटबुक में पिछले जो पहला टॉपिक था हमारा इसका, उसमें हमने ये फॉर्मूला निकाला था। यस सर। तो यहाँ से b की वैल्यू, इसको समीकरण नंबर, यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू e। देखना सही आया ना? b के साथ जेड ई स्क्वायर इधर गया और थीटा से गुणा हो, 4 पाई एप्सिलॉन इधर नीचे आया, e इसके नीचे आया। सही है, इसको दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, तुम लोग काम आएगा, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके ऊपर। अब आगे लिखो, समीकरण 3 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर मान इसमें रखते हैं 2 में, तो हमारा f क्या आ जाएगा? f बराबर आ जाएगा n t पाई b का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है, तो जेड e का स्क्वायर को थीटा बाई 2 इसका स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 का स्क्वायर बटे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू ई का स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 4। इसमें आगे लिखो, समीकरण 4 ही आएगा ना, सही है ना, हमारा समीकरण 4 चलेगा ना, नंबरिंग देखते रहना। आगे लिखो, वास्तव में एक संसूचक अल्फा कणों के उसी संख्या का मापन करता है जो थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के मध्य परिकिरणित होते हैं। इस संख्या का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 4 का अवकलन करते हैं। इसको मैं समझा दूंगा क्या बोला है मैंने, पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो f संख्या थी, ये df n t z e स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ये कांस्टेंट है, e का स्क्वायर। कोट थीटा का अवकलन करो बच्चों। कोट थीटा का अवकलन क्या होता है? कोट थीटा का अवकलन क्या होता है, याद है? कोट थीटा का होगा कितना होता है कोट थीटा का? कोट थीटा का कोसेक स्क्वायर होता है क्या, याद है? कोट थीटा का अवकलन, कोट थीटा का अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अवकलन करोगे तो पहले तो देखो इसका करते हैं, ये 2 है। पहले तो देखो अवकलन कर, कोई चीज होती थी हमारी ये कोट थीटा, इसका अवकलन होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का होगा। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कोट थीटा का अवकलन, याद रखना। जहां पर ये है थीटा बाई 2, यहाँ पर भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इसलिए पहले इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इसको मान उठ के करना पड़ेगा। मैथ में नहीं बताने वाला, अवकलन तुम्हें आना होगा, नहीं आए तो तुम मैथ का फॉर्मूला देख लेना अपना, फाइनल में आगे तो मैथ आती होगी मुझे लगता है। देखो ये हो जाएगा 2 कोट थीटा बाई 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ थीटा बाई 2 का एक नीचे 2 और आएगा, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, हम इसको माइनस आएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस अवकलन का। तो ये df बराबर कितना आ जाएगा, माइनस n t, इसको लिख देता हूँ, z स्क्वायर e की पावर 4 कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे, इसका करोगे ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे चलने दो, ये काम आएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बटे e का स्क्वायर। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 5। यहाँ तक नोट डाउन करके रखो। ठीक है,
बच्चों ये पाई चल जाते हैं यहाँ पे, ये पाई हम भूल गए, यहाँ पाई और चलेगा साथ में, यहाँ ऊपर पाई था, यहाँ पाई आएगा, यहाँ पाई आएगा। ठीक है, अब आगे लिखो। इसके बाद यदि संसूचक पर्णिका से r दूरी पर रखा हो तब थीटा व थीटा प्लस डी थीटा से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कण एक, ठीक है, एक r साइन थीटा त्रिज्या के वलयाकार कटिबंध में जाएंगे तथा इस कटिबंध की चौड़ाई r इंटू डी थीटा होगी, जैसा निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है, तथा निम्न चित्र की सहायता से इस कटिबंध का क्षेत्रफल ds, d इंटू s, ये ds है, डिफरेंशिएशन ऑफ s, ds ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो मैं थ्योरी लिखा दिया, इसको समझना बहुत जरूरी है। तुम लोगों को लग रहा होगा सर ने पता नहीं क्या क्या लिखवा दिया, क्या क्या बोल दिया है। ठीक है, तो पहले समझते हैं। अभी कुछ नोट डाउन नहीं करना, आगे का कल करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन रखना, थोड़ा सा ही बचा है, 2 लाइन कल करेंगे, इसको समझ लेते हैं आगे। देखो बच्चों, मैं ये सारा मिटा देता हूँ, इसको समझ लो क्या बोल रहा है। देखो कुछ मत लिखना आगे का। ये हमने एक पर्णिका ली, मतलब एक थैली टाइप की अब्रक, जो बरक आती है ना हमारी चांदी की, वैसी गोल्ड है पर यहाँ पे ऐसी ली। इसको सामने से देखोगे तो एक लाइन दिखेगी, है ना, ऐसी। ये मतलब पर्णिका इस दिशा में है, ब्लैक बोर्ड के अंदर और बाहर। तो देखो इधर से जो कण आएंगे ऐसे अल्फा कण, अब ये इससे गुजरने के बाद स्कैटर्ड होंगे, है ना। स्कैटर्ड मतलब इंग्लिश के वर्ड में तुम याद रखना, प्रकीर्णन को स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्कैटर्ड मतलब इसकी सेकंड वर्ड फॉर्म, स्कैटर्ड होंगे, सेकंड फॉर्म है। देखो स्कैटर्ड होंगे, सीधे जाना चाहिए था ऐसे सीधे, पर सीधे ले जाके वो इस एंगल से इधर चले जाएंगे। ऐसे आ रहे थे, पर्णिका से गुजरने के बाद ये इधर चला गया, जाना चाहिए था सीधा, ये कुछ एंगल बनाएगा, ये कुछ एंगल बनाएगा, ऐसे बहुत सारे कण आएंगे। ठीक है, तो मैंने ये दिखाने के लिए प्रारंभिक दिशाएं दिखाई थी, ऐसे ऐसे ही चले जाएंगे। ये आया, मान लो इधर चला गया, एक और आया वो इधर चला गया, एक आया ये सीधा ही चला गया, ऐसे आए। अब बच्चों ये बताओ, ये जो जा रहे हैं बाहर, हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला अल्फा कण इधर गया है, ये वाला अल्फा कण नीचे गया है? कैसे पता लगेगा? हमें इन्हें नापना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। तो हम इन्हें नापने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक पर्दा सा टाइप का लगाते हैं। ठीक है, ऐसे एक चीज बनाते हैं, इसके ऊपर हम एक ऐसे डिटेक्टर रखते हैं। डिटेक्टर मतलब एक डिटेक्टर तुम्हारे सिलेबस में आएगा आगे की यूनिट में, तब हम इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी ये मान लो डिटेक्टर कोई चीज को डिटेक्ट करता है, तो ये एक बक्सा टाइप का रख दिया, मान लो खोखला बक्सा है। ठीक है, ऐसे समझ लो तुम अभी के लिए। तो जैसे ही इसमें ये अल्फा कण अंदर जाएगा, तो
जो यहाँ पर कुछ करंट पैदा करेगा और इधर मीटर लगा हुआ है करंट नापने के लिए। तो जैसे ही अल्फा कण इसमें जाएगा यहाँ करंट बहेगी तो पता लग जाएगा हमें देख के कि हाँ यहाँ पर अल्फा कण आया था। ठीक है, अभी देखो एक अल्फा कण यहाँ आ रहा है, ये भी इसमें गया तो हमें पता लग गया हाँ इसमें अल्फा कण आ रहा है। अब देखो ये जो डिटेक्टर है ये इस पे घूम सकता है, इसके ऊपर यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। अब जब डिटेक्टर शुरू में यहाँ रखा हुआ है बच्चों, तो अब देखो ये जो अल्फा कण आया जो इधर परिवर्तित होके चला गया, इस डिटेक्टर में गया नहीं, तो इसका कोण ऐसा था। अब ये जो कण गया नहीं, इसको ये नहीं नाप पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें गया ही नहीं, ये इसमें जाता तभी हमें पता लगता। तो हमारा डिटेक्टर उन्हीं कणों को नाप पाता है जिनका एंगल ऐसा हो कि वो डिटेक्टर के अंदर जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखवाया था कि वास्तव में एक संसूचक उन्हीं कणों को नापता है जिनके लिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन कोण का मान थीटा या थीटा प्लस डी थीटा के मध्य हो। मतलब एक कुछ पर्टिकुलर कोण हो, उसी कोण से जब यहाँ से निकलेंगे तभी वो इसमें जाएंगे, अन्यथा वो तो इस डिटेक्टर के इधर उधर चले जाएंगे। समझ में आई बात? ये बोलो, समझ में आई? यस सर। हाँ, तो ये हमने वो थ्योरी लिखी थी। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास 12th में ऐसा डायग्राम है, तुम लोग अगर बुक देखोगे तो ठीक है, वहाँ भी मिल जाएगा, पर वहाँ ऐसी थ्योरी नहीं लिखी होगी। अब देखो आगे की लाइन मैंने क्या लिखाई, आगे की मैंने लाइन लिखाई थी कि यहाँ ये पर्णिका है ना, ये पर्णिका है, इससे ये डिटेक्टर कुछ दूरी पे रखा है, कुछ डिस्टेंस पे ही रखा था ना डिटेक्टर। मान लो यहाँ था हमारा, यहाँ पर रखा है ना डिटेक्टर। मैं इस समीकरण को मिटा रहा हूँ, कल याद रखना, कल इसका काम करेंगे हम, ये उपयोग में आएगा आगे हमारे। ठीक है, तो देखो ये हमारी क्या है, पर्णिका, इसको लिख देना पर्णिका। ठीक है, ये डायग्राम बना लो मेरे साथ में, चाहे कल नहीं बनाना पड़ेगा, आज बना लो चाहे इसको आगे डायग्राम को। तो इससे मैंने माना यहाँ पर हमारा एक एटम है, इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर हमारा क्या रखा हुआ है, यहाँ पर डिटेक्टर रखा हुआ है जो उसको क्या कर रहा है, नाप रहा है। ठीक है, तब वो कौन से कणों को नापेगा, इसका थीटा, और मान लो यहाँ से डिटेक्टर का कुछ साइज था ना, हमने बोला इसका इतना चौड़ा ये बक्सा सा बताया था, तो मान लो ये थीटा, वे एक दूसरा कण जो जाता है, पूरा डायग्राम सही नहीं, ये डिस्टेंस r, ये कोण थीटा। ठीक है, ये हो गया थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, इतना, तो ये इतना से कितना बचा, डी थीटा। ठीक है, ये r, तो ये r दूरी पर गया, मतलब यहाँ से थीटा व डी थीटा के बीच को नापेगा। यहाँ पर हमारा डिटेक्टर है, तो देखो बच्चों इधर ऐसे, इससे मैं अगर एक ऐसा एक रेडियस बनाया, ठीक है, सर्किल बनाना, मेरा बोर्ड पे थोड़ा सा सर्किल नहीं बना ठीक से, इससे एक सर्किल बनाया। ठीक है, तो मतलब देखो डिटेक्टर हमारा इस रेंज में है जो थीटा बाय डी थीटा, तो इससे एक एरिया बन गया तुम्हारा ये ऐसा, इतना चौड़ा, क्या बन गई, एक रिंग बन गई। क्योंकि ये हम 2D में दिखा 2D रहे हैं, पर अल्फा कण तो 3D में आते हैं, कल मैंने बताया था, तो इसलिए डिटेक्टर हमारा 3D में थीटा बाय डी थीटा को नापेगा। हमारा डिटेक्टर ऐसे लगा होगा 3D में, है ना, तो इसको नापेगा। तो इस एरिया के अंदर डिटेक्टर का एरिया कौन सा होगा, ये जो मैंने ऐसे लाइन करके दिखाया है, इस एरिया में जो भी आएगा उसको वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं कटिबंध, जो मैंने लिखवाया है इसको क्या बोलते हैं, कटिबंध। अब ये देखो ये आर है और यहाँ यहाँ देखो बच्चों ये आर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो कल मैंने बताया था आर का थीटा के सापेक्ष ये डिस्टेंस यहाँ से लेके ये तो होगी आर कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे लोगे इस तरफ तो ये होगी आर साइन थीटा, तो इधर से ये भी परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारी आर साइन थीटा। समझ में आई बात? तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई हमारी आर साइन थीटा। ठीक है, नोट डाउन करते रहो मेरे साथ साथ। आगे का एक देखो, एक तुमने पढ़ा है, एक क्या होता है हमारा चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या होता है, कोण कोण क्या होता है हमारा, चाप बटे त्रिज्या, रेडियस है ना, चाप बटे त्रिज्या। तो देखो यहां पर इसका अगर मैं देखूं यहां से लेके यहां का ये, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो ये बेसिकली क्या बन गया, एक चाप है, तो मुझे चाप निकालनी है। कोण कितना है इसके बीच में, d थीटा, त्रिज्या कितनी है r, तो हमारा चाप कितना हो गया, यहां से चाप हो गया हमारा r d थीटा। से मतलब इसकी जो चौड़ाई है, ऐसे करके दिखाओ चौड़ाई, एक ऐसा एरो और एक इधर से ऐसा एरो, ये चौड़ाई ये कितनी आ गई हमारी r d थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां तक? यस सर। हाँ, ये नोट डाउन कर लिया? हाँ सर। हाँ, तो अब देखो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, इसका ये रिंग का क्षेत्रफल। देखो इस रिंग को तुम देखोगे ना, ये वाला मत बनाना, मैं बताता हूँ। ये रिंग ऐसी दिखेगी, ऐसे अगर तुम देखोगे, ये अभी तो ऐसे देख रहे थे, इसलिए सामने से देखोगे तो ये ऐसी रिंग है जिसकी देखो यहाँ से ये त्रिज्या r साइन थीटा है, और ये जो चौड़ाई है अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, ये चौड़ाई r d थीटा है। ये जो रिंग है इसको ऐसे दिखती है, ये इसकी त्रिज्या r sin थीटा है और चौड़ाई कितनी है r d थीटा। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, इस रिंग का, इसका क्षेत्रफल, इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना है। ये रिंग ऐसी दिखेगी अगर सामने से देखेंगे, अगर इसको तुम ऐसे घुमा दोगे, खड़ी कर दोगे तो ये ऐसे दिखेगी, है ना, सामने से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगी। इसका क्षेत्रफल निकालना है जिसको हमने ds बोला है। तो क्षेत्रफल कैसे निकाला, क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारे को पता है परिधि कितनी होती है, क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, ds बराबर 2 पाई r। देखो ये तो इसको अगर तुम काट दोगे, ऐसे काटो, यहां से काट के ऐसे खोल दो तो ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, काटोगे देखो मेरे हाथ में ये ऐसे मूली बनी हुई है, इसको मैं काट दूं तो एक लंबी ऐसे सीधी लाइन बन जाएगी, वैसे तुम इसको यहाँ से काट दो तो एक लाइन बन जाएगी। इसकी चौड़ाई हमें पता है कितनी है, r d थीटा। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी, लंबाई ये परिधि जितनी है उतनी लंबाई होगी। तो ये परिधि कितनी होती है, किसी भी सर्कल का परिधि कितनी होती है, ये होती है 2 पाई r। r हमारा यहाँ पर क्या है, r sin थीटा है, तो r sin थीटा होगा। त्रिज्या हमारी r sin थीटा है ना, इसलिए मैंने 2 पाई r sin थीटा लिखा है, क्योंकि त्रिज्या का मान r नहीं है, खाली r नहीं है, r sin थीटा है ना। कैसे आया था r sin थीटा, इसका घटक इधर cos होता है और लंबवत इधर लेंगे तो sin थीटा, और ये लंबवत इसके पैरेलल है, इसलिए ये r sin थीटा। ठीक है, तो देखो तो ds हमारा कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, ये लंबाई गुना चौड़ाई 2 पाई r sin थीटा गुना r d थीटा। ये इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 6 आई है क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर 6 ही होगी क्या, पिछली 5? यस सर। हाँ, नोट डाउन कर लो। देखो तुम्हें
अगर याद रखना है तो मैंने जो डायग्राम बनाया वो सारे बना लो रफ में, पर परीक्षा में बच्चों ये डायग्राम बनाना है, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट। ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ये तो हमें समझने के लिए कि ये फॉर्मूला कैसे आता है मैंने बताया, पर इस डायग्राम को याद रख के तुम्हें वापस से ये कैसे आया थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मुझे लगता है। इसलिए चाहे तुम रफ में अपने या साइड में ऐसे कॉपी में ऐसे साइड में एक पेज के अंदर ऐसे करके लिखो, साइड में नोट डाउन, ये ऐसे निकाला है हमने। 2 दिन याद रहेगा, चौथे दिन भूल जाओगे आप लोग कैसे आया था ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर गुना के आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मैं सीधा आर स्क्वायर कर दूंगा। ये आर गुना आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, इक्वेशन 6। ठीक है, आज के लिए लगता है बहुत हो गया। अब हमें ये बस थोड़ा सा ही बाकी बचा है, इसका 10 मिनट 15 मिनट लगेगी, आज रहने देते हैं, कल ही करते हैं। ठीक है, कल ही करें, बोर हो गए तुम लोग भी। हाँ तो बच्चों लिखना नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग में आ जाए। ठीक है, जो मैंने अभी बोला था। तो देखो कल हमने यहाँ पर ये इक्वेशन आज छोड़ा था, हमारे यहाँ परिणिका थी, इस परिणिका पर अल्फा कण आ रहे हैं, उनमें से एक अल्फा कण को मैंने यहाँ दर्शाया है। ये अल्फा कण आता है तथा इससे टकराने के बाद थीटा कोण से इधर चला जाता है। ठीक है, थीटा कोण से जाता है। यहाँ पर इस बिंदु परिणिका से r दूरी पर हमने एक डिटेक्टर रखा था। ठीक है, अब ये जो कोण बनाता है प्रकीर्णन कोण, इसका मान थीटा है। एक दूसरा अल्फा कण आता है जो थीटा कोण की जगह पर कितने से प्रकीर्णित हो जाता है, थीटा प्लस डी थीटा से। तो इन दोनों के मध्य में कोण डी थीटा है। तो इन थीटा बाय डी थीटा के कारण एक वलयाकार कटिबंध बनता है जिसका क्षेत्रफल कल हमने 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा निकाल लिया था। अब देखो अगर माना इस परिणिका पर एन आई कण आ रहे हैं, तो मैंने क्या लिखवाया है एक बार मैच कर लेना। यदि संपूर्ण प्रयोग में एन आई कण आपतित होते हैं तो थीटा व थीटा प्लस डी थीटा से प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या एन आई डी एफ होगी, इक्वल टू करके एन आई डी एफ होगी। वह एकांक क्षेत्रफल से प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या को निम्न अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही लिखवाया है ना, देख लेना। थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो इसको देखो, तो कैसे लिखेंगे हम, आगे करते हैं एन थीटा एन आई डी एफ बटे डी एस। देखो ये इक्वेशन कैसे लिखी जरा समझो। देखो इस पूरी परिणिका पर कितने इधर से आ रहे हैं, बहुत सारे। डायग्राम मत बनाना, ऐसा कल बनाया हुआ था, अभी बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे आ रहे हैं ये अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण आ रहे हैं। तो ये इनमें से कुछ ही कण होंगे जो किससे प्रकीर्णित होंगे, थीटा बाय डी थीटा से। उसका मान हमने कल निकाला था ये इक्वेशन से, डीएफ निकाला था ना। डीएफ के आगे मैंने लिखवाया था, डीएफ उस अंश को दर्शाएगा जो थीटा बाय थीटा प्लस डी थीटा से प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि डीएफ अंश को दर्शाता है। टोटल एन आई कण आए, एन आई कणों में से कितने कण थीटा बाय डी थीटा से प्रकीर्णित हो जाएंगे, तो एन आई को इससे गुणा करेंगे तो वो मान मिल जाएगा। तो ये मान कितना हो गया, ऊपर का एन आई गुणा डीएफ। ये बताता है हमारा कि एन आई कणों में से कितने कण थीटा बाय थीटा प्लस डी थीटा में से प्रकीर्णित हो रहे हैं, ऊपर की संख्या। अब आगे अभी मैंने क्या लिखा है, तो एकांक क्षेत्रफल से प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या कितनी होगी। तो एकांक क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल इसका, ये हमारा कितना है ds। तो इसमें जो जा रहे हैं, इस ds में जो जा रहे थे वही कण थीटा बाय थीटा प्लस डी थीटा से प्रकीर्णित हो रहे थे। तो ये संख्या थी। तो इसके एकांक क्षेत्रफल से कितने होंगे, किसी भी चीज का एकांक निकालते तो हम क्या करेंगे, ds से भाग दे दिया क्षेत्रफल से। तो ये संख्या
कितने कण थीटा व डी थीटा से प्रकीर्णित होते हैं एकांक क्षेत्रफल के द्वारा। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के द्वारा कितने कण थीटा व थीटा प्लस डी थीटा से प्रकीर्णित होते हैं, ये संख्या आ गई। अब इसको दो समीकरण नंबर 7। अब इसमें लिखो समीकरण 7 में df व ds का मान, समीकरण 7 में df व ds का मान समीकरण नंबर 5 व 6 से रखने पर, समीकरण 5 व 6 से रखने पर तो इसमें हम df पे ds का मान रखते हैं। तो देखो ये मिटा देते हैं। तो n थीटा बराबर n i, df का मान कितना था हमारे पास माइनस पाई n t। और देखो ये संख्या है, ये संख्या बता रहा था तो इसको हम मोड लगा देते हैं, मॉडुलस। संख्या कोई चीज की संख्या, मेरे पास चौक है, चौक की संख्या 2 है, -2 तो कुछ होता नहीं है, प्लस माइनस तो कुछ होता नहीं है। संख्या किसी चीज की अगर संख्या बताएं कि हमारे पास 10 सेब है या 10 कुछ भी चीज है, 10 बैग है, तो माइनस संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए हम मोड लगा देते हैं और माइनस का चिन्ह छोड़ देते हैं, क्योंकि ये संख्या को बता रहा था, आप उसको बता रहा था संख्या, तो यहाँ से माइनस चिन्ह छोड़ दिया। इस इक्वेशन में मोड लगा देना, ni मोड df। ठीक है, मॉडुलस ले लिया मतलब वो प्लस हो गया, माइनस चिन्ह में छोड़ दिया, t गुणा z e स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर गुणा कोट थीटा बाय 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और 6 से इतना ही है। और इनके नीचे क्या है, ds का मान, ds हमारा कितना था 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। और हमारा इस इक्वेशन में भी एक डी थीटा रहेगा साथ में, देखना लिखा था नहीं लिखा था, यहाँ भी एक डी थीटा रहेगा, क्योंकि इसका कोट का अवकलन किया था तो एक थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ डी थीटा आएगा, जैसे यहाँ df आया था तो यहाँ भी एक डी थीटा रहेगा, डी थीटा ऊपर, ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। अब देखो एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को क्या लिखते हो बच्चों, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ, क्या लिखते हैं sin 2 थीटा को, 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ, sin थीटा cos थीटा है ना, ऐसे लिखते हैं। तो देखो sin 2 थीटा होता है हमारा sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, sin थीटा है ना, इसको मैं इस फॉर्मूले की मदद से लिखना चाहूँ तो मतलब यहाँ sin 2 थीटा की जगह मैंने थीटा रखा, यहाँ 2 था तो ये आधा हो गया था, तो यहाँ पर अगर खाली है तो ये कितना जाएगा sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये लिख सकता हूँ, है ना। तो देखो n थीटा कितना आ जाएगा, मैं इसी जगह पे कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार सारा नहीं सर लिखना इसमें पड़े। 2 भी आएगा आगे। हाँ, आगे 2 भी आएगा, तो मैं यही कर देता हूँ, ये 2 इससे गुणा हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 और इसकी जगह पे आ जाएगा sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। ठीक है, ये और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है cos बटे sin थीटा, तो इसको सॉरी cot थीटा बराबर क्या होता है हमारा cos थीटा बाय 2 बटे sin थीटा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cos थीटा बाय 2 बटे
कुछ गलती हुई क्या? तो यहाँ पे हमारा कल का इक्वेशन में ई भी था, बच्चों ने बोला था इक्वेशन निकाल लो, यहाँ पे ई भी चल रहा था साथ में, या बाहर लिखा होगा या कहीं लिखा होगा, ई था कल के इक्वेशन में मैच कराना। तो देखो ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल, तो अगली स्टेप में क्या करोगे? देखो sin की पावर 1 2 और 2 मिलके 4 हो गई, तो ये कैंसिल हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से कैंसिल, 1 2 2 2 4, तो sin की पावर आ गई sin 4 थीटा/2। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ e था कल की इक्वेशन में हमारा e क्या आया था, यहाँ भी e है, हो सकता है मैंने e बाहर लिखा हो, e स्क्वायर करके लिखा हो, देख लेना। तो ये आ गया हमारा। अब देखो इसमें से क्या क्या चीज कांस्टेंट है, देखो बच्चों ni ये क्या है? कुल संख्या है किसकी? जो अल्फा कण आ रहे हैं परिणिका पर। पाई कांस्टेंट होता है, इसका मान 3.141 होता है। n क्या है? एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या। कोई अगर तुमने कोई पेपर ले लिया, कोई पेज ले लिया, ये परिणिका मैंने क्या बताई थी, ऐसे चांदी की बरफ हो, इस पेपर में कितने परमाणु वो फिक्स है ना, वो तो चेंज होंगे नहीं एकांक आयतन में, तो ये n भी कांस्टेंट है। परिणिका है उसकी थिकनेस वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, परमाणु का परमाणु क्रमांक कांस्टेंट है। E आवेश का मान होता है 4πε0, ये पूरा कांस्टेंट है। E किस क्या है? ऊर्जा है जिससे अल्फा कण आ रहे हैं, है ना, तो ऊर्जा चेंज हो सकती है। और यहाँ देखो ये साइन की पावर थीटा/2 की पावर क्या है? 4, तो मतलब जो नंबर ऑफ कण है वो किसके समानुपाती है? इसको इक्वेशन को 7, तो हम लिख सकते हैं, देखो उपरोक्त समीकरण 7 से यह ज्ञात होता है, उपरोक्त समीकरण 7 से यह ज्ञात होता है कि n थीटा, n ब्रैकेट में थीटा साइन थीटा/2 के साइन थीटा/2 की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना लिख लिया। यस सर। और इसमें से अगर कुछ कट रहा है तो और कुछ कटता है क्या बच्चों? ये और कुछ कट रहा है तो देख लेना एक चीज, इसमें और कुछ, ये पाई भी कट रहा था ना, यहाँ से पाई, ये पाई से पाई नीचे का, इसको भी काट दो। ठीक है, पाई कट गया, बाकी तो कुछ नहीं कट रहा, बाकी ये फॉर्मूला रहेगा। और कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं, कई बार वो एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, तुम क्वेश्चन की तरह लिख लो, इसी में नोट डाल के क्वेश्चन की तरह लिख लो। वो कई बार रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र में पूछ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? सिद्ध करो कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन में थीटा कोण से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या n थीटा
समानुपाती होती है, समानुपाती होती है कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2 के। ऐसे भी सिद्ध करवा सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर वो पूछ ले, मतलब मैंने लैंग्वेज बोली है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, ऐसा अगर पूछ ले तो तुम देखो इसमें कुछ नहीं करना, नीचे साइन है ना, साइन को हमने व्युत्क्रमानुपाती बोला था, 1/sin थीटा क्या होता है हमारा, हमें पता है 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, यही होता है। तो 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2 है, इसको ऊपर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, तो n थीटा इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो देखो दोनों तरीके से याद रखना, अगर साइन की टर्म में पूछेगा तो वो बोलेगा सिद्ध करो कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है साइन की घात 4 थीटा बाई 2 के। अगर वो पूछेगा समानुपाती होता है तो वो बोलेगा कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2 के लिए सिद्ध करो। दोनों ही केस में एक ही फॉर्मूला आएगा, बस तुमको ऊपर नीचे करना है इसको, है ना। और अगर कोई इसको सोल्व करेगा ज्यादा तो और ज्यादा सोल्व कर सकते हैं, इसका स्क्वायर खोल देना, 4 चौक 16, 16 चौक 64 ऐसे लिख सकते हैं। बाकी फॉर्मूला यही है, तुम लोग को जो सरल लगे उस टर्म में याद कर लेना इसको। याद नहीं मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, ये न्यूमेरिकल के लिए कुछ काम में नहीं आता। बस तुम एक चीज याद रखना कि तुम्हारा नीचे साइन की घात 4 थीटा बाई 2 आना चाहिए, ठीक है ना, इसी को सिद्ध करवाता है, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं आते कोई। चलो फिर कल का टॉपिक हम कल ही शुरू करें, मंडे की छुट्टी है बच्चों, पता नहीं होगा, मंडे की छुट्टी है तो ट्यूसडे हमारी क्लास होगी। मंडे का कुछ आदिवासी दिवस है तो मंडे छुट्टी रहेगी, ट्यूसडे हम क्लास करेंगे आगे, हैं। रखूं।